मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। अभी विकल्प और अध्ययन बिंदु पुस्तक का पठन हमने पूरा किया है। इस पठन के पश्चात शान्वी अपना सत्यापन कर रही है, अपना मूल्यांकन कर रही है, वो कहाँ अपने आप को किस स्थिति में पाती है। अभी शान्वी आपके सामने आ रही है। शान्वी बेटा जी, आप आ जाओ। सबसे पहले बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, जो भी अभी तक मैंने जीवन विद्या में समझा है वो मैं आज आपके सामने बताऊंगी। और ये मेरे अपने पॉइंट से तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तक जो मैंने समझा है कि जीवन विद्या हमें सिखाती है कि जीवन में असली जो सुख है वो पैसे चीजों से क्या कहते हैं दिखावे से नहीं है, बल्कि जो समझ, प्रेम और संतुलन से हमें मिलता है। ये सब इन सब चीजों से हमें मिलती है जो असली सुख है। यह हमें सही जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। जीवन विद्या का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें मतलब अपने परिवार, समाज और प्राकृतिक में क्या कहते हैं संतुलन और समझता लाना, मतलब कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं और सहयोग करते हैं तो हम जीवन में शांति और सुखाल क्या बोल रही हैं, खुशहाली, हाँ, खुशहाली आती है। तो क्या कहते हैं, जैसे आज के समय में लोग तनाव, लालच और असंतोष में जी रहे हैं, इसलिए हमें जीवन विद्या के एक नया विकल्प चाहिए। मतलब हमें ऐसा जीवन जो समझ, सहयोग और खुशहाली पर आधारित हो। यह जीवन विद्या का असली मार्ग है, यह मैंने भी क्या कहते हैं सीखा है। जीवन विद्या हमें बताती है कि सच्चा सुख वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष और सही सोच में है। जब हम अपनी जरूरत को समझाते हैं और तुलना नहीं करते, तब मन में सच्ची शांति आती है। फिर हम बात करते हैं कि प्रेम, विश्वास, करुणा और न्याय जैसे मानव मूल्य ही जीवन का आधार है। ये इन सब चीजों से ही इनसे रिश्तों में जो मजबूती आती है और समाज में शांति बनी रहती है। जहाँ मानव मूल्य होते हैं वहाँ असंतोष और झगड़े नहीं होते हैं। फिर हम संबंधों की बात करते हैं कि जैसे कि हर क्या कहते हैं रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उसमें विश्वास और प्रेम होता है। मतलब वैसे तो बहुत सारे क्या कहते हैं, पर जो विश्वास और प्रेम है वो क्या कहते हैं, जो विश्वास है वो तो सब में ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने एक पॉइंट दिया था कि जैसे एक मकान होता है, उसकी जो नींव होती है तो वही विश्वास है। तो जब विश्वास मतलब बन जाएगा तो वो जो आगे की चीज है वो खुद ब खुद जुड़ती जाती है उसके साथ। विश्वास हमें सच्चा बनाता है और प्रेम से हम एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। अगर रिश्तों में स्वार्थ या झूठ आ जाए तो वह कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जीवन विद्या हमें सिखाती है कि हर संबंध को सच्चाई और करुणा से निभाना चाहिए। अंतिम में जो जीवन विद्या है उसका उद्देश्य हमें यह है कि सार्थक और संतुलित जीवन, जहाँ हर व्यक्ति प्रेम, समझ और सहयोग से रहे, ऐसा जीवन ही सच्ची खुशहाली लाता है। तो लास्ट में बस ये बोलना चाहूंगी कि मैंने जीवन विद्या विकल्प से यह समझा कि असली जीवन वही है जिसमें हम समझ, प्रेम और विश्वास के साथ जीते हैं। अगर हम इन मूल्यों को अपनाएं तो हमारा परिवार, समाज और जीवन सब खुशहाली
खुशहाल बन जाएगा, मतलब खुशहाली जीवन जी सकता है। बढ़िया बढ़िया शानवी, जैसी तुम्हारी समझ बनी और जिस प्रकार से हम 1 घंटे का ही शाम को अध्ययन करते हैं, बीच में अलग अलग व्यस्तताओं के कारण हमारी कुछ छुट्टी भी होती है, और जिस प्रकार से तुम समझ पा रही हो वो काफी सही है। और प्रारंभिक अवस्था में ये जो शब्द तुमने चुने, न्याय, करुणा, विश्वास, सम्मान, प्रेम, इनके अर्थ तक पहुंचना, इनको समझना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और आपने बहुत अच्छे से इसको बताया है। बहुत बढ़िया। तो अगली जो बारी है वो अंजलि, आप तैयार हो बेटा? यस सर। जीवन विद्या एक परिचय, उसके बाद ये दूसरी पुस्तक हमने कंप्लीट की, विकल्प और अध्ययन बिंदु। तो ये 2 पुस्तक कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? आपकी सोच, आपके विचार, परिवार में आपके जीने का तरीका। मैं एक बार माइक लगा देता हूं, मैंने माइक नहीं लगाया तो बाहर की आवाजें वो कैप्चर कर सकता है। 2 मिनट। तो आपको अपने अंदर क्या परिवर्तन कुछ महसूस हुआ या नहीं हुआ? साथ में परिवार में, स्कूल में, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके रहने का जो तरीका है, उसमें कुछ आपको परिवर्तन महसूस हुआ? आपकी समझ कहाँ तक बनी है? और शानवी बेटा, अंजलि के बाद आपको भी ये देखना है कि जीवन विद्या से जुड़ने से पहले और अब जो शानवी है वो दोनों स्थितियों में कहां पर अंतर कर पा रही है, ये माही आपको भी बताना है। अपने परिवार में, समाज में, स्कूल में, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, क्या मुझे कुछ, चाहे भले ही 1 या आधा % इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है? अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपनी बातचीत करने के तरीके में मुझे क्या फर्क दिखाई दे रहा है? उस पर माही और शानवी आप दोनों को भी बोलना है। तो अंजलि, एक बार बेटा अपना वीडियो ऑन करके, ताकि जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे वो जान पाए कि ये अंजलि बेटा कौन है। एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर दें। अगर सुविधा हो तो आप वीडियो कंटिन्यू ऑन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है घर में कुछ और भी काम चलते रहते हैं, तो आप चाहे तो अपनी फिर वीडियो बंद कर सकते हैं। अब अंजलि बेटा। यस सर, मैं एक बार कर देती हूँ ऑन, फिर मैं अपना बताना शुरू करती हूँ। जी बेटा जी। थोड़ा पीछे करो बेटा। हाँ हाँ, पूरा चेहरा आपका दिखे। हाँ ठीक है बेटा जी। तो सर, जैसे आपने पूछा कि पहले और अब में जीवन विद्या के बाद पढ़ने के बाद क्या क्या परिवर्तन आया परिवार में, हमारे अंदर, चीजों को देखने में, पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ। तो जो जीवन विद्या से पहले का जो हमारा था ना, हम लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, हमारा जो सोचने का तरीका था उसी तरीके से हम लोग सोचते थे। लेकिन जब हमें बाद में हमारे साथ संबंध के बारे में पता चला कि माता पिता हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, हमारे भाई बहन के साथ हमारा क्या संबंध है, मित्र मित्र के क्या संबंध है, हमारे गुरु हमें किस तरीके से मदद करते हैं, हमारे जो साथी सहयोगी है वो हमें किस तरीके से मदद करते हैं, तो हमें उनके प्रति ना एक रिस्पेक्ट अंदर से आई कि लाइक अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, लाइक उन लोग वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो जीवन विद्या ने रियलाइज कराया कि लाइक वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, क्योंकि उससे पहले हमको लगता था कि हम अपनी बातें बस सोचे जा रहे हैं, पर जीवन विद्या ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, और हम उनने हमारे लिए क्या क्या करा है। जैसे कि हमारे माता पिता है तो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं, हमारा निर्माण भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पहले पता थी कि लाइक हमारा वो पोषण भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं, सुरक्षण भी, लेकिन ये पहले बस शब्द थे कि हमें पता है कि हाँ हमारे माता पिता है, हमें
हमारा पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब हमें उस चीज को रियलाइज भी हुआ है और उसको समझा भी हम लोगों ने किस तरीके से कर रहे हैं और कितना बड़ा रोल है उनका हमारी लाइफ में। तो इन चीजों को समझने के बाद ना ये भी समझ में आता है कि लाइक एक ना रिस्पेक्ट बन जाती है उसके प्रति कि जब हमने एक चीज को समझ गए, जैसे कि हमने कोई शब्द बोला और उस शब्द को जब हम समझ लेते हैं ना, तो एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हमने लाइक क्या है वो चीज। और जैसे कि पहले, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं अपने भाई बहनों को जब मैं पढ़ाती थी ना, तो मैं बहुत गुस्सा करती थी उन लोगों को। लेकिन जब से मुझे समझ में आया कि मैं उनको गुस्सा करूंगी या मैं उनको मारूंगी तो उनको नहीं समझ में आएगा। अगर मैं उनको प्यार से बोलूंगी, उनको प्रेम से समझाऊंगी और सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगी। सबसे पहले मुझे ना ये नहीं है कि मैं उनको बोलूंगी तुम लोग प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। अगर मैं खुद से प्यार से बोलूंगी ना, तो वो लोग खुद ही मुझे देख देख के अपनाने लग जाएंगे। तो पहले मुझे खुद के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे क्या करा कि मैंने उनको डांटना पहले बंद करा, उसके बाद उनको प्यार से समझाना शुरू करा और ऐसे करते करते अब वो लाइक पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए हैं। और पहले जब उनको मैं मार के या फिर ऐसे डांट के उनको पढ़ाती थी, ना ही वो पढ़ते थे और ना ही वो समझते थे। लेकिन अब वो पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और प्यार से बात भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मतलब मेरे अंदर चेंज हुई है और उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई बहन मेरे साथ प्यार से रह पा रहे हैं। क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो मैं उनको लाइक सही से ना पढ़ा नहीं पा रही थी पहले, ना वो पढ़ पा रहे थे और ना मैं पढ़ा पा रही थी। लेकिन अब हम जब प्यार से एक दूसरे को समझ के जब कर पाते हैं ना बात, तो बहुत अच्छे से वो लोग समझ पाते हैं। और समाज के साथ भी ऐसा ही है। जैसे पहले हमें लगता था कि जो सामने वाला है हमारे लिए, हमारे बुरे के लिए बोल रहा है या फिर हमारे से बुरा बोल रहा है। लेकिन अब जब हमें उनका पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है कि कोई इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, हम भी जानबूझकर गलती नहीं करते, तो इससे भी हमें समझ में आता है कि लाइक उनका वो लोग क्या सोचते हैं। और एक तो भगवान का जो बिलीफ था, हम लोग सिर्फ मूर्ति वाले जो भगवान थे उनको मान रहे थे। उनको मानना भी सही है अगर हम चाहें तो। और उन लोगों ने जो भी कार्य करा है उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है कि जैसे कि राम जी हैं, तो उन्होंने जैसा उनका कैरेक्टर था उनके प्रति हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हम दिखाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रियल भगवान है वो हमारी लाइक इकाइयों के अंदर है। तो वो भी समझ में आया। तो अब हमें दिखता है हर एक चीज के अंदर में भगवान दिखता है। तो अब हम ना हर एक चीज को ऐसे ना सम्मान देने लग गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि लाइक कोई पेन हो, कॉपी हो या कोई भी चीज हो या फिर कोई व्यक्ति भी हो, तो हमें हर एक चीज का अब हम सिर्फ मूर्ति के अंदर भगवान नहीं देखते, अब हम हर चीज के अंदर भगवान बहुत देखते हैं। बढ़िया, जो बहुत बढ़िया, बहुत व्यापक बढ़िया। है उसके अंदर। और जो इकाइयां उसके अंदर ही लाइक सारी चीजें डूबी भीगी और घिरी हुई है और हम इसमें से नहीं निकल सकते हैं, हमें ये भी समझ में आया। और और सर मैं 1 मिनट अभी बताती हूँ। बहुत बढ़िया। पहले तो एक बार सभी बच्चे ये जो अंजलि का मूल्यांकन है और उसकी सत्यापना है, एक बार जोरदार तालियां कि बहुत बढ़िया। और तालियां शानवी के लिए भी। तो अपने एक बार आप माइक ऑन करें और सबके लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए और जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत बढ़िया। अंजलि बेटा, आप कंफर्टेबल है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और सर एक मैं सह अस्तित्व वाला भी बताना चाहूंगी। जो लाइक हम सह अस्तित्व में रहते हैं, चारों जो हमारी आ, वो रहती है ना, मैं नाम भूल रही हूँ। अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं। हाँ, चारों अवस्थाएं हैं, उनको भी समझने के बाद समझ में आया कि जो तीनों अवस्थाएं हैं बाकी वो एक दूसरे को सहयोग कर रही है। अगर जो मानव अवस्था अगर वो भी अगर तीनों को सहयोग करेगी तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से ना रह पाएंगे इस धरती पे। और जो पर्यावरण है उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर चारों अवस्था एक दूसरे के साथ अगर बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को गिव एंड टेक कर ले तो हम बहुत अच्छे तरीके से रह पाएंगे और संतुलन भी बन जाएगा। बहुत बढ़िया। सर अभी के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बढ़िया है अंजलि। और जिस प्रकार आपने बताया कि परिवार में भाई बहनों के साथ आपने प्रैक्टिकल किया है और उस प्रैक्टिकल का एक बहुत अच्छा नतीजा ये निकल कर आया है कि भाई बहन अब समझने लगे हैं, उनके अपने सब्जेक्ट्स को लेके भी नॉलेज है वो बढ़ने लगी है। और आपने ये भी स्वीकार किया कि उनको मारने पीटने या धमकाने से वो नहीं समझ पाते थे, बल्कि जब उनसे प्यार से बात की जाती है तो वो ज्यादा समझ पाते हैं। ऐसा ही है अंजलि?
अंजलि बेटा, ऐसा ही है जैसा मैंने बोला? मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर, ऐसा ही है। तो क्या हम घर पे आपके भाई बहनों से आके या माता पिता से आपके बात कर सकते हैं? ये तो नहीं कि अंजलि झूठ बोल रही है? नहीं नहीं सर, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो स्नेहा, आप कंफर्टेबल है? और ये जो पुस्तक हमने खत्म की अभी, जिसको हमारा पठन पूरा हुआ है, पहले हमने जीवन विद्या एक परिचय की, उसके बाद अध्ययन बिंदु और विकल्प किया। इसको लेकर मेरे क्या विचार बने, मेरी क्या समझ बनी, और किस प्रकार से अपने अंदर में परिवर्तन को देख पा रहा हूं, ये विषय है। इस पर आपको बोलना है, लेकिन अभी पहले शानवी थोड़ा बताएगी कि पहले की शानवी और अब की शानवी, यानी मार्च से पहले जो शानवी थी और अब जो शानवी है, दो पुस्तक और शिविर करने के बाद शानवी को अपने अंदर क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, उसके बारे में शानवी बात करेगी। शानवी, कंफर्टेबल हो बेटा? यस सर। ओके, कंटिन्यू बेटा। तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के जो मेरे पे चेंजेस आए, तो पहले क्या होता था कि मेरी अपनी बहन से बहुत लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि मैं भी अपनी समझती नहीं थी उसको, और क्या कहते हैं, वो भी मुझे समझ नहीं पाती थी। तो अब जीवन विद्या के बाद मतलब क्या है कि मैंने दोनों तरफ से मतलब सोचना स्टार्ट किया कि मतलब उसके जो थॉट्स है वो क्या कहना चाहती है। तो उस चीज में बदलाव आया कि मतलब पहले मैं अपने बारे में सोचती कि मैं ही सही बोल रही हूँ, कि ये तो मेरे को समझती नहीं है, पर अब मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख पाती हूँ कि वो क्या कहना चाहती है और वो किस बारे में मतलब क्या कहते हैं, उसके विचार उसके लिए क्यों सही है और मेरे विचार क्यों गलत हो रहे हैं उसके लिए। तो उन सब चीजों में मैं देख पाती हूँ कि मतलब दूसरों को समझने की और ट्राई कर पाती हूँ, और जो हमारे झगड़े भी हैं वो भी कम हो चुके हैं अब, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ट्राई कर रही हूँ। और समाज में भी क्या है कि पहले क्या होता था कि जो भी मतलब जैसे भी किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, तो उसमें मतलब पहले मेरे को लगता था कि मतलब ये लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब क्या कहते हैं, मेरा बुरा ही चाहते हैं, कि मतलब बार बार मेरे को ही बोलते हैं ये वो। पर मेरे को समझ आ गया कि उनकी गलती नहीं है, वो उनको भी मतलब कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस बारे में मतलब क्या कैसे बोल रहे हैं। उनको मतलब जो उनका एनवायरमेंट है वो वैसे ही रहा है, तो उनको भी वही उन्होंने सीखा है, तो इसलिए वो भी दूसरों को बोल रहे हैं। तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है, बस उनकी जो एनवायरनमेंट है उसमें वो थोड़ा चेंज ला सके तो वो ला सकते हैं, नहीं तो अब मैं बस अपने आप को ही सही कर सकती हूँ अभी तो, बाकी आगे देखते हैं। और समाज में तो यही है सर। बढ़िया बेटा। आपका कंप्लीट हुआ या कुछ और रखना आपको अभी? नहीं सर, यही है बस। बहुत बढ़िया। तो माही, हमारी प्यारी बेटी माही, आप अवेलेबल हो? अभी नेटवर्क है? यस सर। तो माही, जैसा जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि जीवन विद्या और मेरा जीवन, मध्यस्थ दर्शन से जुड़ने के बाद, जीवन विद्या सह अस्तित्ववाद से जुड़ने के बाद, मैं अपने अंदर क्या कोई परिवर्तन देख पा रहा हूं? घर में, परिवार में, संबंधों में, स्कूल में, मेरे खुद के व्यवहार में मैं क्या फर्क देख पा रहा हूं? देख पा रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे कोई फर्क नहीं लगता तब भी ठीक है। आप सत्य के साथ अपना मूल्यांकन करें, जो सही है, जो आपको लगा वो रखें। एक बार कैमरा आप ऑन कर लें पहले। ठीक है सर, एक मिनट। मेरे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, आपके अपने जीवन पर, उसको बात रखें। आपको समय चाहिए बेटा, तो हम स्नेहा से बात करें। हाँ सर, मैं 2 मिनट बात करती हूँ। ठीक है स्नेहा, आप कंफर्टेबल हो? हाँ सर। ठीक है। तो आप पहले दोनों पुस्तकों का
निचोड़ रखेंगे, या एक पुस्तक जो अभी हमारी पूरी हुई है, विकल्प और अध्ययन बिंदु, कुछ मुझे पता है, कुछ आप निजी व्यस्तताओं के कारण या परिवार में कुछ घर पे कुछ काम थे उनके कारण आप कंटिन्यू नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी जहां तक जितना आपने पढ़ा, जो समझ आपकी बनी, उसको लेकर, और साथ में आपके जीवन में, आपके घर में, संबंधों में, स्कूल में किस प्रकार से अगर कोई आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं। एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि सभी जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे वो जान पाए स्नेहा कौन है। जी, स्नेहा आप कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा। हाँ जी सर। सर मेरा दोनों बुक का मूल्यांकन इस तरह से होगा कि पहले आप तो पहले एक मैंने बार जो कैमरा ऑन करके अपने आप को दिखा दे आप कौन है। बढ़िया स्नेहा, कैसी बेटा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। स्नेहा को देखते हैं तो हम भी दोबारा एनर्जी से भर जाते हैं, कितनी एनर्जेटिक बेटी हमारे पास है। अंजलि, स्नेहा, ये 4 बेटियां हैं और चारों में अपनी अपनी एक क्वालिटी है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। सर मेरा पहली बुक से जो अनुभव रहा है उसमें सबसे पहले हमने मूल चीजों के बारे में बात करी थी, इसको जाना था, उसकी परिभाषाओं के बारे में बात करी थी, और उसमें सबसे पहला काम था हमारा जानना ना मानना। तो उन चीजों को मैंने कितना अपने अंदर स्वीकार करा, कितना उनसे मैं एग्री हुई थी, उन चीजों पर मैंने अभी मैं अपना मूल्यांकन दूं तो मैं उन चीजों से पूरा पूरा अपने आप को फुलफिल या फिर एग्री नहीं कर पाती। बहुत सारी जगहों पे मेरे को वो चीज लगती है कि यहाँ पे मैं उस चीज को ज्यादा समझने से बाहर हूँ, या तो उस चीज को मुझे और ज्यादा ध्यान लगा के समझने की जरूरत है। और कुछ कुछ चीजें अच्छी थी जहाँ पे मुझे अपने परिवार के मूल्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का मौका मिला, पर मैं शायद से उन मूल्यों को उतना अच्छे से नहीं समझ पाती, और इसी वजह से मतलब थोड़ी बहुत चीजें अप डाउन होती हैं। और इससे मेरा जो मेन मोटो था इसको जैन विद्या की बुक्स को पढ़ने का, और जो ये थोड़े थोड़े सेशंस होते हैं जब भी अवेलेबल होती हूँ मैं, तो मैंने अटेम्प्ट करने का बेसिकली ये होता है कि इसको सुनने के बाद थोड़ा सा एक हिट पॉइंट मिलता है कि थोड़ी सी मेरे पास ना एक लोगो आया था एक, जब मैंने एक दिन का शिविर करा था कि सही की राह में गलतियां स्वीकृत हैं, मतलब सही की खोज में गलतियां होनी लाजमी है। तो ये वाला मेरा मोटो लेके मैं चलती हूँ, और हर बार जब मैं क्लासेस स्किप हो जाती है मेरी, या फिर जब मैं क्लास में बैठती हूँ थोड़ी बहुत चीजें सुनती हूँ जो मुझे समझ नहीं आती, तो मैं उन्हें बोलती नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। कभी कभार टाइम मिलता है थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं पर थोड़ी बहुत कभी वीडियो देख लेती हूँ, तो उनसे मेरे को थोड़ा मतलब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ना सेटिस्फेक्शन वाली वाइब आती है। और यहाँ पे सबसे पहले जो मैं मूल्यों वाली बात करते हैं, फैमिली में जो मूल्य होते हैं हमारे, उन मूल्यों में मैं कितना अपने आप को रख पाती हूँ। तो यहाँ पे तो मैं अपने आप में एक लैक देखती हूँ कि मैं उन मूल्यों में इतनी समझ के साथ नहीं आ पाती। मैं अपने आप को वहीं पे मतलब पाती हूँ कि जहाँ पे मैं पहले थी वहीं पे मैं इस टाइम भी हूँ, इतनी सारी चीजों के बावजूद। मे बी मेरी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से है, या फिर मैं उन चीजों में ज्यादा दिमाग लगाती हूँ शायद से, इसलिए। पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन वाली चीजों को एक्सेप्ट करके इन चीजों की तरह एग्जाम्पल के तौर पे लेके इसको एक बार रख के देखूं, पर सिनेरियोस के साथ ये चीज हो नहीं पाती। फिर मेरे को थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है कि ये चीज ऐसे बोलती है पर ये चीज करने पे ऐसी होती है, तो फिर लगता है कि कहीं गलती है। तो उस गलती को ढूंढने के चक्कर में फिर मैं अपने आप में ओवर कंफ्यूज हो जाती हूँ। उसके बाद जो सेकंड बुक की बात हम करते हैं, एक बिंदु वाली की जो हम बात करते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, मानव की जरूरतें क्या होती हैं, जैसे कि फोन, मोबाइल टेलीफोन्स, दूर के लिए टीवी, फोन हो गए हमारे पास, व्हीकल्स हो गए, यातायात वाले साधन। तो ये मानवों के साधन जो थे, तो ये सारी चीजें मेरे को लगा उस टाइम पे कि चीजें नॉर्मली हैं, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हाँ, कि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी में करके और नॉर्मल करके वही चीजें हमें बताई हैं कि जो चीजें हैं। पर फिर बाद में पॉइंट याद आता है कि बाबा जी ने तो वही चीजें, बाबा जी ने कुछ अलग तो लिया ही नहीं है, बाबा जी ने वही बताया है जो हमारे पास ऑलरेडी है, उन्होंने कुछ अलग निकाला ही नहीं है। तो फिर उस वाले पॉइंट को याद करके मैं आगे चीजें पढ़ती हूँ, तो वो फिर याद आता है कि इन चीजों का यूज जितना हम
करते हैं, हम नॉर्मल करते हैं, हम उससे जब इसका ज्यादा यूज करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को जब ज्यादा यूज करते हैं तो वो अपने आप में हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। हम इससे क्लाइंट भी बोलते हैं कि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अमाउंट उसके लिए हानिकारक होती है, मतलब बहुत ज्यादा चीनी भी जहर टाइप होती है इस टाइप से। तो मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करना भी हमारे लिए फ्यूचर में एक लैग बन जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं उस चीज को रिलेशन के साथ भी ज्वाइन करके देखती हूँ। मुझे लगता है कई कबार मैं रिलेशन में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो जाती हूँ, लाइक बहुत ज्यादा मैं उनमें अपना 100% देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं सेम जगह पे मैं अपना 1% भी या फिर 10% भी मन मार के भी नहीं दे पाती। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मतलब जैसे रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो जाता है तो हमें बाद में उसमें कमी होती है, वैसे ही मुझे लगता है कि रिलेशंस में जब हम ज्यादा किसी भी एक रिलेशन में बहुत ज्यादा इनपुट कर देते हैं तो हम बाकी रिलेशंस में जहाँ पे हमें अपनी वो फीलिंग्स देनी होती है, वो अपना विश्वास देना होता है, हम वो वाला विश्वास उस जगह पे दे नहीं पाते, इसलिए वो मनमुटाव हो जाते हैं। तो सर अब तक का मेरा भावनात्मक इतना था। ठीक है बेटा, बढ़िया है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जहां आपको फेल्योर लगा आपने उसको समझा और आपने उसको एक्सेप्ट किया कि मैं वहां इन इन एरियाज में मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि गलती को स्वीकार करने से एक हौसला ये बनता है कि हाँ मेरी गलती थी और मुझे इसको ठीक करना है। तो आप ये भी स्वीकार कर पा रहे हो कि मैं कहाँ पर लो फील कर रही हूँ, मुझे कहाँ पर स्वीकार करके आगे बढ़ना है। ये बहुत बढ़िया बात है और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही नहीं, कई बार मैं भी और कई बार मुझसे जो स्ट्रिक्ट भाई बहन है, मैं उनको जब सुनता हूं तो ऐसा फील होता है कि मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, सामने से जब मुझे वो 50% भी नहीं लगता कि मिल रहा है तो मैं अपने आप को लो फील कर पा रहा हूं। और मैं कई बार चाह कर भी फिर वहां पे 100% या 10% भी देने का प्रयास नहीं करता। ये होता है और इसके पीछे यही है कि जो पहले का जो हमारा व्यवहार है, आज मैं समझदार हो गया ये मुझे लगता है, लेकिन मेरे व्यवहार में वो नहीं आया है तो परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैंने आपसे पूछा तो जरूर कि परिवार में, समाज में, स्कूल में और आस पड़ोस में हमारे संबंध कैसे हुए। भले ही 0.1% का इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि इतना तो मेरा मैंने जाना है और माना है विद्या को लेकर कि भले ही इंप्रूवमेंट खाली 1% का हो, वो 1% या 0.1% भी बहुत कीमती है। क्योंकि जिस प्रकार की सराउंडिंग में अभी हम हैं तो चारों तरफ भ्रम ही तो है। हम अभियान क्या चला रहे हैं? भ्रम से मुक्ति, समझना, जानना और फिर मानना, ये भ्रम से मुक्ति का ही एक दूसरा तरीका है। जब हम जानकर, अभी तक तो हम क्या मानकर ही आगे बढ़ते रहे, और ये मानना हमारे जानने पर कई बार हावी पड़ता है। आपने उस चीज को स्वीकार किया, बहुत बढ़िया है। और मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि आपका जानना बढ़े। जब आपका जानना बढ़ेगा तो आपका मानना भी बढ़ेगा। और अभी आपने स्वयं में माना है कि वस्तु तो अच्छी है, मैं उसको नहीं सहजता से अभी ले पा रहा हूं। तो यहां अपनी कमी की तरफ ध्यान जाना भी इंगित है। बहुत बढ़िया है, अपने जो इसकी तरफ इंगित कराया है। अभी हम और बात करेंगे एक बार माही का अपने संबंधों में, परिवार में कैसा को इम्प्रूवमेंट कुछ देख पा रही है या नहीं देख पा रही है, कितना देख पा रही है और आगे क्या संभावना है, उस पर माही अपने विचार रखेगी। माही बेटा आप आ जाओ, लेकिन उसके पहले स्नेहा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। अपने माइक आप ऑन कर ले, सारे बच्चे जोरदार तालियां एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माही बेटा अब आपकी बारी है, आप शुरू कर सकते हैं। ओके बेटा, कंटिन्यू। तो सर मैं यही बताना चाहूंगी, मतलब
पहले मैं बहुत ज्यादा ना, कोई मुझे कुछ स्कूल में बोल देता था या कुछ भी होता, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी उसकी बात पे, या फिर गुस्सा आ जाता था मुझे बहुत जल्दी से। तो जीवन विद्या पढ़ने के बाद ना मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि मतलब जो भी मानव कर रहा है, वो कहीं न कहीं हो सकता है मेरे लिए गलत हो, और सामने वाले के लिए तो अच्छा हो सकता है वो। अगर उसको रुला करके मुझे रुलाकर खुशी मिल रही है, तो उसके लिए वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और सर, जहाँ तक बात हुई मतलब मुझमें, तो मुझे तो सर ये इम्प्रूवमेंट आई है कि मतलब पहले से बहुत ज़्यादा मेरा गुस्सा कम हो चुका है। और मतलब अब मैं ज़्यादातर जिससे भी बोलती हूँ मतलब हँस के ही बोलती हूँ, अगर कोई बोलता भी है कुछ गलत भी, तो मतलब मैं इतना कुछ ज़्यादा सोचती नहीं हूँ उसकी बात को, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए वो अच्छी चीज़ हो कि वो लोगों को तंग कर रहे हैं या कुछ भी है। पर मेरे को जिससे भी बोलना होता है मैं अच्छे से ही बोलती हूँ, और अब मैं किसी की बात सुन कर के मतलब ऐसे मन में नहीं रखती। बढ़िया। और घर में कैसा क्या लग पा रहा है आपको? मम्मी पापा भाई बहन के भाई के साथ? बहन तो आप अकेली, शायद भाई के साथ कैसा लग पाता है? भाई के साथ भी सर ठीक है। और मम्मी पापा के साथ? मम्मी पापा के साथ भी ठीक चल रहा है सब। ठीक चल रहा है। और मम्मी का ये समझ पाना या तुम्हारा ये समझ पाना कि मम्मी घर में सारे काम अकेले करे, मैं बैठ के पढ़ूं, या मैं भी मम्मी की कुछ हेल्प कर पाऊं? मम्मी नहीं जब सर, मैं कर देती हूँ। बढ़िया। मैं कर देती हूँ वैसे भी। ठीक है। और मम्मियाँ जो हमारे लिए करती है, उसको आप कहाँ पर कैसे क्या देख पाते? ये सभी से प्रश्न है। माता पिता जो हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा भाव और कौन सा मूल्य आपको लगता है कि आपके अंदर झलकता है? उनको, उनके जो, उनके प्रति जो आभार है, आप क्या कैसे करते हैं? क्या दिखता है? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आज मेरी मम्मी भी मेरे साथ क्लास ले रही है। हम्म। बहुत बढ़िया। मुझे कई बार खुशी होती है कि आपके मम्मी पापा या भाई बहन जब साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी से ही बात कर लेता हूँ, सही रहेगा? हाँ जी सर। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ बहन, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमस्कार। हाँ नमस्ते, आ रही है आपकी आवाज। तो बहन कैसा? आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया मेरी बहन। माही के व्यवहार में, अच्छा। माही के आपसे बात करने के तरीके में, या परिवार में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है? कुछ 19-20 हुआ है? हाँ, फर्क तो थोड़ा पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया। किस प्रकार का फर्क आप देख पा रही हो? कैसा फर्क इसके अंदर है? बात करने का फर्क पड़ा है, बाकी काम वाम की जो कह रहे हो आप वो कुछ नहीं करती है। बहुत बढ़िया। आप खुश हैं? आप माही के इस व्यवहार से खुश हैं? हाँ। हाँ, मैं तो खुश हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा काम है परिवारों को जोड़ना, क्योंकि किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है वो केवल विषय को पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान। किसी भी स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता कि आपको माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ समाज में कैसा रहना है। तो ये हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डीडी सर, हमारे प्रिंसिपल सर, ये इनका एक बहुत बड़ा प्रयास था कि बच्चों को समाज में कैसे रहना है ये भी सिखाया जाए। और एक ऐसे स्कूल का गठन यहाँ पे किया गया था जहां पर हम 10 लोग आए थे, और वो हम देख पा रहे हैं। माही से जब माही से क्लास में जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मुझे वो सीन अब भी याद है। और आज मैं माही को जब देखता हूँ, ऐसे जब मैं स्नेहा से मिला था, और स्नेह का जो पहले का व्यवहार और अब के व्यवहार में, मुझे तो दिन रात का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा। नहीं, अंतर तो है कुछ। हाँ बहन, मुझे भी इन बच्चों में ये, आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? माही बेटा, एक बार मम्मी से मिलवाओ कैमरा ऑन करके। जी सर।
क्योंकि कई बार जब मैं ये क्लास लेता हूं ना, और इस क्लास को लेके जब मेरे स्कूल के साथी, और आपको यकीन बताऊं, मैं अभी सम्मेलन में था जहां पूरे देश से लोग आए हुए थे, और वहां कुछ लोगों ने मुझे पहचाना, और सर आप जेपी वर्मा सर है दिल्ली से, आप बच्चों की क्लास लेते हैं और हम आपकी ये ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, आपके बच्चों का प्रयास, आपके बच्चों का काम करने का तरीका, और जिस प्रकार से आप क्लास लेते हैं ये बहुत बढ़िया है। तो मैं उनको बताता हूँ कि खाली बच्चे क्लास नहीं लेते, कई बार बच्चों के मम्मी पापा भी साथ में जब उनको समय मिलता है तो वो लेते हैं। बहुत बहुत आभार बहन आपके प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बना रहे, पढ़ा तो रहे हैं, और मेरा भी प्रयास है कि मेरी ये बेटियां समाज में कल को एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ बन पाए, अपने संबंधों का निर्वाह कर पाए और एक अच्छी दिशा में चले। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो 12वीं क्लास में होने के बाद भी इन बच्चों पर इतना 1 घंटे का समय देते हैं ताकि हम कुछ आगे बढ़ने की बात कर पाए। तो आपके लिए तो बहुत बहुत आभार है, सभी ऐसे माता पिता के प्रति, ऐसे बच्चों के प्रति जो बच्चे को चारों तरफ से विकास कर रहे हैं, चहुमुखी विकास जिसको बोल रहे हैं, उसमें आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो माही के व्यवहार में आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये अच्छापन बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो अगली किताब है, वैसे तो बाबा जी दर्शन की बात करते हैं, लेकिन अगली जो किताब है उसमें यही बताया गया है कि हमें बातचीत कैसे करनी, घर में, समाज में, परिवार में, तो पूरा बातचीत करने के ऊपर वो पुस्तक है। उस पुस्तक पर तो हम पढ़ेंगे आगे। आप भी रहिएगा कोशिश करके कि जब, देखिए एक वो समय था कि जब घर में पहले टीवी पर रामायण आती थी तो सब लोग अपने घर का काम ना जल्दी जल्दी निपटा के टीवी के सामने बैठ जाते थे, क्योंकि अच्छी बातें सुनने को मिलती है। और मुझे तो लगता है कि ये रामायण का ही पाठ हो रहा है कि जब बच्चों की मम्मियां, उनकी बहनें एक साथ बैठ के सुनती है तो वही चीज सामने आती है। और मुझे लगता है पीछे भाई साहब भी बैठे हुए हैं। उस दिन तो भाई साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये इनके पापा है या बड़ा भाई कौन है? पापा जी है। तो उस समय मेरी बात नहीं हो पाई थी पापा जी से। बहुत बढ़िया है। अगली बार जब हम अपने बच्चों को मीटिंग में बुलाएंगे तो कोशिश करिए आप भी 1 घंटे का समय निकालें। हम स्कूल में आसपास में कहीं एक मीटिंग रखेंगे इस महीने में, संडे को या नेक्स्ट संडे को, तो आप सभी आमंत्रित हैं। क्योंकि जब आप लोग आते हैं ना तो वहां जो और टीचर्स हैं, वो और समाज के लोग आते हैं, वो इसको देखते हैं कि मेरे परिवार पर कैसा असर पड़ा है, तो हो सकता है अगले लोगों को भी किसी को सहायता मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो अभी हम थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हैं, एक थोड़ा सा विकल्प को हम जब लेके चलते हैं तो विकल्प में हम क्या देख पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा रखा। बाबा जी ने भी किसी भी चीज को, भौतिकवाद है या रहस्यवाद है, अध्यात्मवाद है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि वो चाहे भौतिकवाद था या अध्यात्मवाद था, चाहे हमने पूजा पाठ, ईश्वर की प्रार्थना, व्रत, इस प्रकार की चीजों से भगवान से अच्छा पाने का प्रयास किया। अभी मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं अपना बताऊं तो मैंने व्रत भी रखे हैं, मैं मंदिर में भी गया हूं, और केवल आसपास के नहीं, अपने दूसरे देशों के जो मंदिर वहां भी मैं घूमा हूं, क्योंकि मैं भी पूरी तरह अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं, भक्ति भाव से जुड़ा हुआ हूं या था, ये बोल सकता हूं मैं भी। तो मैं भगवान से हमेशा अपने परिवार की और अपनी भलाई मांगता था। ऐसे ही खुश होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, या तो मैं भजन सुन लेता था या व्रत रख लेता था, या कुछ मैं अपना कीर्तन वगैरह सुन लेता था, सत्संग सुन लेता था। उसे लगता तो था कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है। अब लगना और होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया तो वस्तुओं से भी मैंने सुख पाने का प्रयास किया। और मैं बता दूं, मेरा जो पालन पोषण है आप जैसे परिवारों में ही हुआ है। मेरे पिताजी भी आपकी तरह ही थे सरकारी नौकरी पर, लेकिन इतना ज्यादा धन संपत्ति का विरोध नहीं था। तो हम और आप एक ही परिवेश से हैं, हम ज्यादा
तो लेकिन जैसे मैंने कमाना शुरू किया तो बचपन से हमारी कुछ संवेदनाएं बन जाती है कि बड़ा होऊंगा तो इस चीज से खुशी मिलती है, गाड़ी से खुशी मिलती है, घर से खुशी मिलती है। और एक घर लिया भी, पहले छोटा घर, उसके बाद फिर बड़ा घर, जो कि भौतिकता में थे ना। पहले छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, पहले स्कूटी, फिर बाइक, और स्कूटी की बाइक के होते, गाड़ी के होते फिर एक बाइक ले लेना अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए। घर में टीवी है, छोटा है उससे बड़ा हो गया, सोफे पुराने टाइप से नए टाइप हो गए, बेड पुराने टाइप से नए टाइप हो गए। लेकिन वहां पर उनको यूज करने वाला कौन है? मैं ही तो हूं, मेरे परिवार के सदस्य ही तो है। ये जो सारी चीजें मैंने सुख के लिए ली थी, इनसे मेरा सुख बढ़ा या दुख बढ़ा, इसको कई बार देखना पड़ता है। बड़ी गाड़ी तो ले ली, लेकिन बड़ी गाड़ी के खर्चे भी बढ़े। तो जरूरी नहीं है कि मुझे गाड़ी लेनी है या नहीं है, जरूरी ये भी नहीं है कि मुझे छोटी गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। गाड़ी लेना गलत नहीं है, गाड़ी का सही प्रयोग क्या है? गाड़ी का सही प्रयोग तो क्या है? मुझे इस स्थान से उस स्थान तक सुरक्षित लेके जाना। तो मैं गाड़ी छोटी खरीदूं या बड़ी? गाड़ी से मेरा एक ही उद्देश्य पूरा हो रहा है। दूसरा, मुझे कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि कपड़े बाहर के वातावरण से मेरे शरीर की रक्षा करते हैं। जबकि जाने अनजाने में मैं कई बार ऐसे कपड़े खरीद लेता हूं जो मेरे शरीर को नुकसान करते हैं। अब ये एक वेल नोन फैक्ट, और आप भी समझते होंगे, अभी सर्दियों में शादी आएगी, और शादियों में हम लड़कियां खासकर जो कपड़े पहनते हैं वो सर्दी लायक कपड़े तो नहीं होते। तो अब ये समझना कि मैं कपड़े शादी में दिखावे के लिए पहन रहा हूं या पहन रही हूं, या जो कपड़ों का असली महत्व है, कपड़े ऐसे हो सुंदर भी लगे, साफ सुथरे भी हो, और मेरे शरीर को बचाने वाले, वातावरण से, मौसम से मेरे शरीर की रक्षा करने वाले भी हो, ये भी देख पाना है। तो मैं जीवन विद्या से जुड़ने के बाद ये चीजें स्पष्ट देख पा रहा हूं। जीवन विद्या से जुड़ने के बाद मैंने कम से कम लगभग 10 लाख रुपए बचाए, और वो कंजूसी कहीं भी फील नहीं होती। कैसे बताए हैं मैं बता दूं। अब तक का मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने जितनी भी गाड़ियां खरीदी, 5 साल से ज्यादा कोई रखी नहीं। इस गाड़ी को 7वां साल। और अगर मैं जीवन विद्या से नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं भले ही लोन लेके करता, लेकिन गाड़ी चेंज कर देता। तो यहां मैं फर्क देख पा रहा हूं। कई बार घर में टीवी खराब हुए थे तो मेरी तो प्रवृत्ति थी, खराब हुआ तो दे दो, नया ले लो। लेकिन वहां भी मैं देख पा रहा हूं उनको रिपेयर करा कर वो बहुत बढ़िया भी चल पा रहे हैं। और धीरे धीरे अब कपड़ों के प्रति भी मोह खत्म होता जा रहा, क्योंकि कपड़ों का उद्देश्य मेरे शरीर की वातावरण से रक्षा करना ही, ये समझ में आ चुका है। कपड़ों से मुझे सम्मान मिलेगा, ये दिमाग से निकल चुकी है। और अगर फिर मेरे कपड़ों को देखकर मेरा सम्मान कर रहा है तो ये भी समझना पड़ेगा कि वो मेरा सम्मान कर रहा है या कपड़ों का। कोई अगर मुझे ये कहता है कि सर आपका आचरण बहुत अच्छा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो ये मेरी तारीफ है। और कोई अगर ये कहता है कि सर आज इन कपड़ों में आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये समझ जाना पड़ेगा कि तारीफ मेरी नहीं हो रही, मेरे कपड़ों की हो रही है। और इतना समझना पड़ेगा कि तारीफ मेरी होनी है या कपड़ों की, मुझे किसकी तारीफ चाहिए। और हमने अपने आप को उलझा रखा है। मैं अभी श्याम भाई का एक शिविर सुन रहा था। श्याम भाई भी बता रहे थे कि किसी की शादी जब होती है तो मुझे लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। हर बच्चे का, हर व्यक्ति का यही होता है कि जैसे परिवार में, रिश्तेदारी में कोई शादी आती है तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि पहनेंगे क्या। और फिर मैं अलमारी खोलकर देखता हूं तो अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है, कपड़े भरे पड़े, लेकिन पहने क्या। इतने सारे कपड़े हैं फिर भी पहने क्या। कोई भी पहन जाओ। तो मैं ये वाली साड़ी निकाल के देखता हूं या ये वाली शर्ट निकाल के देखता हूं, ध्यान आता है नहीं यार, ये साड़ी तो मैंने उसकी शादी में पहनी थी, रख दे।
फिर दूसरी उठाता हूं, फिर ध्यान आता है कि ये कोट तो मैंने उसके भतीजे की शादी में पहना था, रख दो। फिर अगला कुछ कपड़ा निकालता हूं, अरे यार ये तो मैंने उसके मुंडन में पहना था, ये तो मैंने उसके मकान पे मुहूर्त पे पहना था। और अल्टीमेटली पता आता है कि ऐसा कोई कपड़ा बचा ही नहीं जो मैंने पहले किसी के प्रोग्राम में ना पहना हो। और फिर से एक दौड़ लगती है कपड़े पहनने की। मैं फिर से जाता हूं दुकान पे कपड़े चुनने के लिए, शादी के लिए। और जब भी मैं शादी के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए कपड़े चुनता हूं तो मेरी दिमाग में क्या रहता है कि कपड़े ऐसे हो जो किसी ने ना पहने हो, मैं सबसे यूनिक दिखूं। और मैं अपने आप को सबसे यूनिक दिखाने के लिए क्या करता हूं, कपड़े खरीद रहा हूं। कपड़े खरीद भी लिए। उस कपड़े को खरीदने के लिए मैं उस शोरूम पे या उस दुकान पे आधा पौना घंटा तो मिनिमम लगाता हूं। यानी एक जोड़ी कपड़े अगर मुझे लेने तो कम से कम मेरा 1 से 2 घंटा लग जाता है। आना जाना सारा मैं देखूं, पैसे भी लगते हैं। और ये दुकानदार की भी साइकोलॉजी है कि वो आपको पुराने कपड़ों को भी ऐसे चेपता है, अरे मैडम ये बिल्कुल मार्केट में नया है, या ये फला फिल्म में उसने पहना है, और हम ले लेते हैं। अभी सारा जितना भी कार्यक्रम था हमने कपड़ों से या वस्तुओं से सुख पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए किया। अब आप इमेजिन करें वो 2, 4, 5, 10 हजार जैसा भी हमारा पॉकेट अलाउड करती है, हम वो कपड़ा खरीदते हैं, पहनते हैं और शादी में जाते हैं। अगर उस शादी में एक सिंगल आदमी भी मेरी साड़ी या मेरे कोट पैंट की तारीफ ना करे तो मुझे एंजाइटी फील होने लगती है। हम ग्रुप में 6 लोग खड़े हैं और सब एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, और मैंने भी बिल्कुल पहली बार ये सूट पहना है, ये साड़ी पहनी है, ये कोट पहना है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो फिर अपने विचारों को देखो, अपनी मानसिकता को देखो। कैसा लगता है अंजलि? कौन बताना चाहेगा किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? और नहीं हुआ तो अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगेगा कि दिखाने के लिए मैंने कपड़े खरीदे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा, तो मेरी हालत कैसी होती है? सर ऐसा फील होता है कि मतलब इसमें पैसे वेस्ट कर दिए। पैसे वेस्ट कर दिए, और सामने वालों पर जो उसको नहीं देख पाते या जो तारीफ नहीं कर पा रहे, उनके प्रति कैसा फील होता है? उनके लिए सर ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है उनके पास भी ऐसी ड्रेस पहले से हो जो वो पहन चुके हो, इसीलिए वो हम पे नहीं ध्यान दे रहे। गुड। और बाकी कौन शेयर करेगा, कैसा लगता है? ये हुआ कभी किसी के साथ? नहीं सर, हुआ तो नहीं है ऐसा। ठीक, अगर हो जाए तो स्नेहा, अंजलि, शानवी, कौन रखना चाहेगा? कैसा फील होता है? कैसा फील होता था और कैसा फील होगा? कुछ फर्क आया? जो मैं ये समझ गया कि मेरा सम्मान मेरे व्यवहार से है, कपड़ों से नहीं। चलो, मैं अभी सम्मेलन में गया और जब से मैं जीवन विद्या से जुड़ा हूं, मैं कई लोगों से मिला हूं और आपको भी मिलवाया है। दशरथ भाई से तो आप मिले ही है, जो 8,000 करोड़ रुपए जिनका 1 साल का टर्नओवर है, मिले हैं ना? यस सर। लेकिन अभी इस सम्मेलन में मैं एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जो बहुत खुश है, और 7 साल से उनका अवलोकन हो रहा है, 7 साल से वो वहां पर रह रहे हैं, और 7 साल में उस व्यक्ति ने कम से कम खर्चा किया। ये खुद मेरे लिए एक हैरत का विषय है। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी 7 साल में कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ भी कितना पैसा खर्च करेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज के समय में एक व्यक्ति को कम से कम कितना पैसा चाहिए 7 साल में खर्च करने के लिए? कोई अंदाजा लगाए, या मैं लगाऊं कि नॉर्मल तरीके से जीने के लिए, बिल्कुल सामान्य तरीके से जीने के लिए मुझे महीने में कितने पैसे चाहिए?
महीने की बात पर आ जाते हैं। कितने पैसे कम से कम चाहिए बताइए महीने के? अंजलि, अगर आपको एक सामान्य नॉर्मल जीवन जीना है, नॉर्मल बिल्कुल, तो कितने पैसे कम से कम चाहिए आपको जीने के लिए? सुख सुविधाओं के लिए नहीं, जीने के लिए। सर 1 महीने के लिए 10,000 रुपए। कम से कम, ठीक है। शानवी, आपका क्या कहना बेटा? सर लगभग तो इतने 10,000 रुपये बहुत है 1 महीने के लिए। और माही, आपको क्या लगता है? कितने का आदमी, कितने पैसे चाहिए कम से कम 1 महीने में जीने के लिए? और फिर मैं 7 साल का बताऊंगा। बोलो बेटा। सर जीने के लिए पैसे की क्या जरूरत है, वो तो ऑक्सीजन मिल ही रही है। कहाँ से मिल रही है? सर ऑक्सीजन तो मिल ही रही है ना, वो तो वैसे भी। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल मुझे जीने के लिए, ये जीना मतलब समाज में जीने के लिए भी खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो कितने मिनिमम पैसे चाहिए आपको? 5-10 हजार। ठीक है। और स्नेहा, आपको क्या लगता है कितने पैसे चाहिए बेटा? सर मेरी फैमिली ने, मतलब जब पापा नहीं थे यहाँ पे, तो हमने तो 1 हफ्ते के 500 रुपए में भी करा है सरवाइव। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब पैसे ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि 500 रुपए में 1 हफ्ता भी चला है हमारा। 500 रुपए में 1 हफ्ता चला है, तो महीने में हम समझे 2,000 रुपए मिनिमम। हाँ, मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम तो ये भी चल जाएगा, 2,000 में काम हो जाएगा ना? जहाँ पे बिल्कुल भी हर चीज की कटअप कर दे, सिर्फ जीना जीना हो, हाँ वहाँ पे 2,000 भी इनफ है, इनफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जिस व्यक्ति की बात बता रहा हूं, उसके जब खर्चे का वहां पे बताया गया, क्योंकि जिनके साथ रहते हैं उन्होंने हमें बताया है। तो एक तरफ तो हम दशरथ भाई से मिले और एक तरफ प्रेम भाई से मिले। प्रेम भाई का अपना सेंटर है वो, और टोटली उनका काम एग्रीकल्चर का है। अब की पिछली बार जो सम्मेलन था वो एक यूनिवर्सिटी में ग्रांड सम्मेलन था, एक बड़ा शानदार एसी हॉल, बढ़िया शानदार पंखे वाले एसी वाले कमरे, अच्छे हॉल में बढ़िया बिठा के बैठाने की अच्छी खाने की विधिवत व्यवस्था। और एक ये सम्मेलन था जो प्रेम भाई का एक फार्म हाउस है, उसमें जमीन मिट्टी के ऊपर खेत में टेंट लगा के वहां पे मंडप को तैयार किया गया। जो स्टेज था वो भी पारंपरिक तरीके से स्टेज को बनाकर गोबर से उसको लेपन करके उसके ऊपर जो वहां की लोक कला है उनकी ड्राइंग वहां पर थी। खाने का टोटली अरेंजमेंट टेंट के नीचे। और भयानक बारिश लगातार पिछले 5 दिन हुआ। जब हम पहुंचते थे 3 दिन पहले और 2 दिन हमारे सामने बारिश हुई, 5 दिन वहां बढ़िया सुबह शाम और डे नाइट वाली बारिश। और अब देखो, आप खेत में जब बारिश होगी तो टेंट भी टपकने लगते, भले वाटरप्रूफ, मिट्टी गीली होकर सब कुछ कीचड़ कीचड़। लेकिन एक बार देखा, शिकायत किसी को नहीं थी और सब उस व्यवस्था में भागीदारी दे रही थी कि मैं किस प्रकार से क्या मदद कर पाऊं। तो यह जब प्रोग्राम का समाप्तिकरण हो रहा था तो हमें एक व्यक्ति को स्टेज पर बुला के दिखाया गया, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो प्रेम जी के ही संस्था से जुड़े लोग थे। तो खुद बता रहे थे प्रेम भाई कि उनका 7 साल का जो खर्चा है वो मात्र 700 रुपये था। 7 साल में जिंदा रहने के लिए उन्होंने केवल 700 रुपये खर्च किए। और ये ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को उसने संतुलित किया और अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन उसने स्वयं ही अपने खेत में किया, हर प्रकार की सब्जी। अब अगर वो एक आदमी है और उसने एक आम का पेड़ लगा लिया और उस आम के पेड़ पर फल आने लगे, तो उसकी आवश्यकता से अधिक हो गए या कम पड़े गए? एक पेड़ ही उसका पेट भर देगा, और वो आवश्यकता से अधिक होना यानी दूसरों को भी दे पा रहा है। और जब वो दूसरों को दे रहा है तो उनके यहाँ जिन फल सब्जियों का उत्पादन हुआ वो फ्री में मिल रही है उनको।
तो अपने फार्म हाउस में मैंने एक वहां पे एक 78 साल के बूढ़े व्यक्ति को भी देखा, जिसने अपनी 2 एकड़ जमीन के अंदर हर प्रकार के पेड़ लगा रखे भैया। आंवला है, आम है, अमरूद है, पपीता इतनी अच्छी क्वांटिटी में लगा हुआ था, कई तरह के। उसके अलावा मछली पालन उसने किया हुआ है, गौ पालन किया उसने, दूध वहां से आ रहा है, खेत के लिए तो खाद गोबर के रूप में वहां से मिल पा रही है, और टोटली जैविक खेती। जमीन 1 नंबर की, उन्होंने बिल्कुल पथरीली जमीन को उपजाऊ बना रखा था, उर्वरक का प्रयोग 0। सभी आवश्यकता की फल और सब्जियां उसके यहाँ पर अवेलेबल थी, और प्रचुर मात्रा में अवेलेबल थी। अगर मैं देखूं अपने घर में मैं घिया की 1 बेल लगा दूं तो घिया की 1 बेल ही मेरे परिवार का बढ़िया से पेट भर देगी पूरे सीजन के लिए। ऐसे तोरी की बेल, उसने तो कई पेड़ लगा रखी थी। तो मुझे मतलब इतनी हैरानगी हुई कि 700 रुपए उस व्यक्ति का 7 साल का खर्चा। और प्रेम भाई ने बताया कि जब वो मार्केट में जाते थे कपड़े लेने के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, उसको कपड़े दिलाते थे तो कपड़े खरीदने से वहां से निकल जाता था, तो उसको बहला फुसला कर भी लेके गए, चलो भाई वहां शहर में ये काम है, चलो कपड़े, और फिर कपड़े की दुकान में बैठा दिया, तो कपड़े की दुकान से भी गायब कि मेरे पास तो है कपड़े, ये ठीक है अभी। तो मुझे नहीं लगा कि वो अभाव में जी रहा है, वो समृद्धि के भाव में जी रहा था। यानी जितनी वस्तुएं उसको चाहिए थी उससे ज्यादा वस्तुएं उसके पास अवेलेबल थी, और सबसे बड़ी बात, समाधान था उसके पास, समस्या नहीं थी। और चूंकि सब कुछ अपने आप लगा रहा है, प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहा है, तो बीमारियां भी नहीं है, तो डॉक्टर का खर्चा ही बच गया। तो जो स्वायत्त मानव वाली वो जो चीजें थी मैं देख पा रहा था, वहां सबसे पहले जो जरूरत थी वो थी शिक्षा, जो जीवन विद्या के रूप में उसको मिल रही थी। फिर ये न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, तो सारी न्याय और सुरक्षा, जो खुद संबंधों के साथ जी पा रहा है तो न्याय ही न्याय मिल रहा है, सुरक्षा का वातावरण उसके आसपास है ही। तो अब देखो, एक 8,000 करोड़ का मालिक भी खुश है, क्योंकि वो समझ पा रहा है कि उसकी जरूरतें क्या है, और वो 700 रुपया सालाना खर्च करने वाले व्यक्ति भी खुश हैं। तो किस प्रकार हमने ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपने आप को उन सुविधाओं का गुलाम बना लिया है, इसको समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो अभी समय कुछ ज्यादा हो चुका है, लगभग 6 मिनट ज्यादा है। किसी बच्चे का कोई सवाल है? बढ़िया, जल्दी ही हम अपनी नई पुस्तक आरंभ करने वाले हैं। तो मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, एक दर्शन की पुस्तक है और एक शास्त्र है, वाद है, जनवाद। तो जनवाद में है हमारा बातचीत करने का तरीका कैसे रहेगा, किन विषयों पर हमने बात करनी है, संबंधों में जब हम अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी मानसिकता पर भी, हमारे समाज पर भी, उसको देखना है। और जो दूसरी पुस्तक है वो है व्यवहार दर्शन। आमतौर पर अध्ययन बिंदु के बाद व्यवहार दर्शन ही होती है। पुस्तक जब हमने भी पहली बार पढ़ी थी तो लगा था ये तो बम है, धमाका करती दिमाग के अंदर। तो हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। दूसरा, जो नया मेरा स्कूल है, मैंने यहाँ कुछ बच्चों से बात की है, यहाँ मैंने भी कुछ क्लास लेना आरंभ की है, 12वीं क्लास के बच्चे हैं। अगर हमारी जनवाद पुस्तक चलेगी तो हो सकता है कि उसमें से वहां से अभी 1-2 बच्चे का इंटरेस्ट बने। जनवाद पुस्तक आपके लिए सरल है, आप नॉर्मल तरीके से भी उसको पढ़ते हैं तो वो समझ में आ जाती है, उसमें समझने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से भी। और जो ये विस्फोटक पुस्तक है, मानव व्यवहार दर्शन, इसको हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी तक बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि कौन कौन से ज्ञान बताए बाबा जी ने। तो पहले बाबा जी ने बताया कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, फिर जीवन ज्ञान, और फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो आचरण किसके आचरण की बात कर रहे हैं? समझदार व्यक्ति की आचरण की बात।
तो अभी तक समझदार व्यक्ति कौन हुए हैं? तो अभी तक तो बाबा जी ही एक समझदार व्यक्ति हुए, तो उनके आचरण की बात। तो मानव व्यवहार दर्शन में बाबा जी समझाएंगे आपको, या बाबा जी के शब्दों में हम बात करेंगे कि एक मानव जो है, आदर्श मानव, जिसकी बात बाबा जी कर रहे हैं, देव मानव, दिव्य मानव, उसका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के साथ किस प्रकार से वो व्यवहार करेगा। तो जब तक हम बाबा जी के व्यवहार को नहीं जानेंगे, सही व्यवहार क्या है कैसे पहचानेंगे। तो आज हमारे पास समय है, कल हम निष्कर्ष से जो होगा, दोनों पुस्तकों का सारांश मैंने आपके साथ रख दिया है। जनवाद आप चाहे तो आप अकेले में भी पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ समस्याएं आएगी, आप कभी भी पूछ के रख सकते हैं। और मानव व्यवहार दर्शन ऐसी पुस्तक है जो आप अकेले पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हम धीरे धीरे इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नियम के अनुसार मानव व्यवहार दर्शन है और आसानी के अनुसार जनवाद। पुस्तकें हम सारी करेंगे यहाँ पे। तो पहले बताइए, आप अभी ये पुस्तक समाप्त हुई, क्या आप आगे इस स्टडी को ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं, या किसी को कोई तकलीफ है, कोई घर का काम है, या कोई ऐसी अर्जेंसी है जिसके कारण वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता? कौन एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं जो जो बच्चा चाहता है कि हम इसको कंटिन्यू करें अगली बुक को? और अगर कोई बच्चा चाहता है कि एग्जाम के लिए रोक दिया जाए, ठीक है, 2 बच्चों की स्वीकृति आ गई है, ठीक है, 3 की हो गई है। स्नेहा, तुम्हें क्या लगता है बेटा? स्नेहा का शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं मानव व्यवहार दर्शन से। और मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक मैं तुम्हारे को ऑनलाइन भेज देता हूं, ऐप में तो है ही वो, हम ऐप खोल के भी स्क्रीन शेयर के साथ देखते हैं, और जितना पॉसिबल होगा हम आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहें, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, आप समाधान की तरफ बढ़ें। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक को हम आरंभ करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट सर।